हेलो दोस्तों, स्वागत है नया प्रो चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार में जाति आधारित गणना को पटना हाई कोर्ट ने क्या किया है, हरी झंडी दे दी है। तो इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि आखिर सेंट्रल और स्टेट के बीच में विवाद का कारण क्या है, क्यों ऐसा इसको रोक लगा दिया गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को हरी झंडी कौन दिया है, तो हाई कोर्ट दिया है। हाई कोर्ट पटना का हाई कोर्ट दिया है डिसीजन, पटना का हरी झंडी इसने दे दिया है। तो इसका समझते हैं कि आखिर है क्या, ये क्यों है, क्या है जाति आधारित। तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले कि बिहार में जाति आधारित हम जनगणना कराएंगे और आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे कि किस आदमी का क्या आय है, कौन सी जाति में कितने लोग हैं, इसका पूरा डिटेल्स उसने एक फ्रेमवर्क तैयार करके इसने स्टार्ट किया। इसको 2 फेज़ में लागू करने वाला था। एक फेज़ जनवरी से स्टार्ट हुआ था 2023 में, जो कि उसमें ये कहा गया था कि मकान की इसमें काउंटिंग की जाएगी, यानी जितना मकान होगा बिहार में पहले टर्म में उसकी क्या की जाएगी, काउंटिंग की जाएगी। उसके बाद की बात है कि जब सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा तो इसमें क्या होगा कि जितने भी हैं, चाहे उनकी आय कैसी है, कौन सी जाति की है, या फिर उनका इनकम का स्रोत क्या है, कितने प्राइवेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में है, तो इसको लेकर के क्या हो रहा था कि अगले फेज़ की प्लानिंग चल रही थी, तैयारी हो रही थी। तो इसका जो डेट रखा गया था वो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में रखा गया था। तो इसी में क्या हुआ कि अचानक से 4 मई को क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस पे स्टे लगवा दिया गया, रोक लगा दी गई है कि ये चीज़ें, ये दलील दी गई, याचिका जो दायर की गई थी उसमें साफ मेंशन किया गया था कि ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था। क्योंकि जनगणना जो होता है, जनगणना सेंट्रल केंद्र कर सकता है, राज्य नहीं कर सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि जनगणना केंद्र कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता है। और ये अगर आप सूची पढ़ेंगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो उसमें यही मेंशन किया गया जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि बिहार सरकार ने क्या किया, जाति आधारित गणना को आधार बनाया, दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण बनाया और इसके बेस पे इन्होंने इसकी शुरुआत करी। अब बाद में हाई कोर्ट में बताया तो हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने किस बेसिस पे किया है। तो बिहार सरकार का कहना था कि हम जो स्टार्ट किए हैं कि जाति आधारित मैंने इसलिए किया क्योंकि जो मान लीजिए जो आज के डेट में जितने भी जो निम्न जाति के लोग हैं उन्हें पता नहीं है कि कौन कौन लोग हैं और इनकी आय क्या है, गरीबी का स्तर क्या है। तो मेरे पास डेटा नहीं है, इसलिए मैंने डेटा के लिए किया ताकि हम गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रोग्राम स्कीम चलाए जाएंगे उनको स्पेशली क्या होगा, हेल्प मिल सके, उसकी मदद की जा सके। इसको देखते हुए मैंने ये सर्वेक्षण स्टार्ट किया ताकि हमारे पास डेटा होगा तो हम गरीबों के लिए अच्छा काम करेंगे। यही इसने लॉजिक दिया और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने क्या किया है, इसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए इसको आगे बढ़ाया है। तो आप देखिए कि 4 मई को क्या हुआ कि 4 मई को, जबकि सर्वेक्षण होने वाला था 15 अप्रैल से 15 मई तक, ये दूसरे फेज़ की स्टार्ट हुआ था सर्वेक्षण करना। लेकिन 4 तारीख को क्या हुआ, रोक लगा दी गई, कोर्ट में ये डाला गया, PIL ये दायर की गई कि ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए आप नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थी, इसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ डिसीजन क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट यानी पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें इंटरफियर करने से इनकार कर दिया कि कहीं ना कहीं ये सहमति जताया कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो सही दिया है। तो 3 जुलाई को क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनकार कर दिया और इंटरफियर करने से मना कर दिया, यानी जो हाई कोर्ट कहेगा वही सही है। तो हाई कोर्ट जो पहले से डिसीजन ले रखा था, यानी 6 जुलाई को हाई कोर्ट ने क्या किया, अपने फैसले को सुरक्षित रखा। अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए 1 अगस्त के आसपास क्या किया गया, ये परमिशन दे दिया, यानी हरी झंडी यहाँ दे दी किसको, स्टेट गवर्नमेंट के, कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं, आप गणना कर सकते हैं। ये डिसीजन दिया कौन, तो हाई कोर्ट ने जो दिया था इसको हरी झंडी दे दी। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब इसकी आगे प्लानिंग और काम भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि हाई कोर्ट ने यहाँ कर दिया। तो इस तरीके से जो ये कंडीशन रखा उसमें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने स्टेट गवर्नमेंट का साथ दिया है इस मुद्दे को लेकर के। तो आखिर अब समझना ये होगा कि बिहार में ये जो गणना हो रहा है इसका लाने का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस भी होगा। तो इसकी उद्देश्य में ये कहा गया कि इसका लाने का पर्पस है कि जितने भी गरीब लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं,
या आय में इकोनॉमिकली हो या फिर जॉब से रिलेटेड हो, इन सब को जितने भी होंगे इससे क्या करेंगे, हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और इनके ऊपर हम काम करेंगे। ये कहना है स्टेट गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का यही कहना था कि हम गरीबों पिछड़ों के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। इस उद्देश्य से हमको डेटा चाहिए और डेटा के लिए हमने ये काम किया है। तो ये उद्देश्य इनका था। उसके बाद करते हैं, जैसे 2 चरण की हमने बात किया था, तो पहले चरण में क्या हुआ था, पहले चरण में जनवरी में कराया गया था, जनवरी 2023। इसमें क्या है, मकान का काउंटिंग की गई थी, काउंटिंग की गई कि कितने मकान हैं। तो इसका काम तो पूरा हो चुका है। और दूसरे चरण में बात की गई थी, दूसरे चरण में क्या किया गया था कि इसमें 15 अप्रैल से, यहाँ पे मैंने लिखा 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में ये दूसरा सर्वेक्षण स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद रोक लगा दी गई थी। तो 15 अप्रैल में जो किया गया था, तो दूसरे चरण में क्या किया गया था, तो दूसरे चरण में ये किया गया था कि आपके शिक्षा का स्तर क्या है, यानी एजुकेशन का लेवल क्या है। ये पूछताछ के दौरान इसमें इस तरीके से आ रही है कि आपका शिक्षा का स्तर क्या है, आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कौन सी कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो सरकारी में या प्राइवेट में कर रहे हैं, सॉरी सरकारी हो गया या फिर प्राइवेट हो गया, ये दोनों का नौकरी को अलग अलग डिवाइड किया गया। उसके बाद ये पूछा गया कि आप गस्टेड हैं नॉन गस्टेड है, यानी उसमें भी एक हाई रैंक के ये लो रैंक के, कौन सी आप जॉब करते हैं। तो प्राइवेट जैसे कर रहे हैं, मान लीजिए कोई काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो एक आदमी घर में कितने लोग काम कर रहा है और एक आदमी पे एक कमाई पे कितने परिवार चल रहा है, इस तरीके से सर्वेक्षण किया गया। जाति आधारित हुआ कि कौन सी जाति की है और जाति में भी कौन सी उपजाति है और उपजाति के उपजाति कौन है, इस तरीके से इसमें बात की गई थी कि इस तरीके से हम इसमें सवाल अलग अलग सवाल तैयार करके इसका सारा डेटा क्या हो रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। और ये कलेक्ट कर करके इसको क्या होगा कि इसके अनुसार देखा जाएगा कि किसका दायरा क्या है, किस तरीके से हम इसको, चाहे गरीबी को लेकर के हो या पिछड़े हुए लेकर को हो, कैसे हम इसको मॉनिटर करेंगे, कैसे इसको हम फ़ायदा उठा पाएंगे, गवर्नमेंट की स्कीम को कैसे इन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो इस तरीके से जो सवाल थे सेकेंड फेज़ में, इसकी अब तैयारी चल रही थी, तभी रोक लगा और फिर से क्या हुआ, अगेन ये स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये चीज़ें अब कंटिन्यू होने लगी है। तो अब आगे बात करते हैं कि चरण की मैंने बात कर दिया किस तरीके से इसने किया, और इस तरीके से कर रहे हैं कि 2 ऐसे स्टेट हैं हमारे यहाँ, एक है राजस्थान हो गया और दूसरा है कर्नाटका। इसने कर्नाटका और राजस्थान, इसने क्या किया कि ये भी जाति आधारित जनगणना करा चुका है, यानी पहले से हमारे क्या है और भी स्टेट इस तरीके से काम कर चुके हैं, राजस्थान और कर्नाटका दोनों कर चुके हैं और तीसरे नंबर बिहार करने जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये 2 स्टेट ये हमारे लिए क्या है, हमारे देश में एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। अब आगे बात करते हैं कि इसका राजनीतिक क्या फ़ायदा हो सकता है, यानी पॉलिटिकल पार्टी को इससे क्या फ़ायदा होगा। यानी इसने जो स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इसमें पॉलिटिकल फ़ायदा भी इसका होगा। इससे क्या होगा कि जैसे हमारे पास डेटा अगर ये आ जाता है कि कौन लोग गरीब है, कौन लोग पिछड़े लोग हैं और किनको देना है किनको नहीं देना, कौन सी जाति में कितने लोग हैं, ये हमारा डेटा अगर मेरे पास आ जाता है तो क्या होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी एक तरफ से कहा जाए तो जो पर्पस लाया गया था कि हमने एक सोशल की तरह हम काम करेंगे, एम्पावर की तरह काम करेंगे, लेकिन ये भी उसका निगेटिविटी भी हो सकता है कि पॉलिटिकल फ़ायदा हम उठा सकते हैं कि हमारे पास डेटा होगा, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। और कैसे, ऐसे भी बिहार की आप बात करेंगे तो कास्ट पॉलिटिक्स के लिए पूरी देश में फेमस है बिहार, तो कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स तो यहाँ ज़बरदस्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं और ख़त्म करने के बजाय हो सकता है कि इसका और बढ़ जाए इस तरीके से, क्योंकि आपके पास डेटा मिल जाएगा, डेटा के अनुसार आप कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। कहाँ पे ऐसे भी अभी पहले से भी जितने इलेक्शन अभी तक होते आए हैं इसमें नॉर्मली यही देखा गया है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी को भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको और बढ़ावा मिलेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कहना है या और भी एज्यूम किया जा सकता है, इसका एक निगेटिव फ़ायदा भी लोग उठा सकता है इस तरीके से। अब 2024 का जैसे इलेक्शन आने वाला है तो 2024 में आप देखेंगे इस तरीके से प्लानिंग की जा सकती है। दूसरी बात है कि अब कुछ नुकसान भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अभी देखा जाए 1931 का एक डेटा कह रहा है कि उस समय जो ओबीसी का दायरा था 52% था टोटल पॉपुलेशन का, टोटल देश का था, ये स्टेट का ये 52% था।
तो 52% में आप सोचिए कि अभी मान लीजिए 27% उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो हो सकता है कि इसका दायरा बड़ा हो तो ऐसे भी रेज होने लगे कि नहीं भाई आप हमें और रिजर्वेशन का बढ़ाइए। तो इस तरीके की कुछ चैलेंजेस है जो इस तरीके से प्रॉब्लम को रेज किया जा सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर इसका सही मायने में अगर इस्तेमाल करेंगे डेटा का, तब तो मैं इस काम को आप काम कर पाएंगे, लेकिन अगर इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे तो ये भी एक फ़ायदा हो सकता है, और ये फ़ायदा होगा तो कहीं ना कहीं बिहार स्टेट के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स में पहले से फंसा हुआ है और फंसा हुआ नज़र आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से ये रहा पूरा जाति आधारित जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर किस तरीके से इसमें क्या क्या बातें दी गई है, जो भी मैंने इसमें ऑब्जर्व किया मैंने आपको बताया। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, आप अपना भी विचार बता सकते हैं कि किस तरीके से आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।